गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग सलाइवा एंड सैलिवरी ग्लैंड्स अर्थात लार तथा लार ग्रंथियों के संबंध में अध्ययन करेंगे। मनुष्य सहित प्रत्येक स्तनधारी जंतु के मुख गुहा में स्रावित होने वाला हल्का सा अम्लीय पारदर्शक द्रव लार होता है। यह लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। कुछ लार ग्रंथियां मुख गुहा में स्थित होती हैं, परंतु कुछ ऐसी लार ग्रंथियां होती हैं जो मुख गुहा से बाहर स्थित होती हैं, परंतु अपने स्रावण को वह मुख गुहा में एक नलिका द्वारा स्रावित करती हैं। लार मुख गुहा को नम बनाए रखता है, जीभ को नम बनाए रखता है, बोलने में सुविधा प्रदान करता है, भोजन को निगलने और भोजन के स्वाद ग्रहण करने में यह महत्वपूर्ण योगदान देता है। लार ग्रंथियों को हम दो भागों में विभक्त करके अध्ययन करते हैं। ऐसी लार ग्रंथियां जो आकार में काफ़ी छोटी होती हैं और मुख गुहा में ही पाई जाती हैं, अर्थात जीभ पर पाई जाने वाली छोटी छोटी सी दानेदार सीर्मी ग्रंथियां होती हैं जो जल सदृश पदार्थ का स्रावण करती रहती हैं। इसके अतिरिक्त मुख गुहा में गाल के आंतरिक सतह पर और होठों के आंतरिक सतह पर यह पाई जाने वाली कुछ छोटी छोटी सी ग्रंथियां होती हैं और यह छोटी सी ग्रंथियां में माइनर अर्थात एसेसरी सैलिवरी ग्लैंड्स कहलाती हैं। ये ग्रंथियां केवल सीर्मी पदार्थ अर्थात जल सदृश पदार्थ का स्रावण करती हैं। मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन लगभग 1 से 1.5 लीटर लार का स्रावण होता है। लार का अधिकांश भाग स्रावित करने वाली जो ग्रंथियां होती हैं उन्हें हम मेजर अर्थात मेन सैलिवरी ग्लैंड्स कहते हैं। यह मेन सैलिवरी ग्लैंड्स म्यूकस, सीरमी पदार्थ और अपने सीरमी पदार्थ में कुछ एंजाइम्स, धातुओं के आयंस इत्यादि को स्रावित करती हैं। यह जो मेजर ग्लैंड्स होती हैं, मेजर सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, इन्हें हम 3 प्रकार में विभक्त करके अध्ययन करते हैं। अर्थात मनुष्य के मुख गुहा से बाहर 3 जोड़ी सैलिवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं और यह सैलिवरी ग्लैंड्स नलिकाओं द्वारा अपने स्रावित सलाइवा को मुख गुहा में स्रावित करती रहती हैं। अर्थात जो सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं यह एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ऐसी ग्रंथि को कहा जाता है, ऐसी ग्लैंड्स को कहा जाता है जो अपने स्रावित पदार्थ को एक नली द्वारा उस विशेष स्थान पर छोड़ती है जहां उसकी आवश्यकता होती है। अतः ये सैलिवरी ग्लैंड्स में भी डक्ट्स होती हैं, इसलिए इन्हें डक्ट्स ग्लैंड्स भी कहा जाता है, नलिका युक्त ग्रंथि कहा जाता है। जो नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं अर्थात एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, इनसे जो पदार्थों का स्रावण होता है उसमें एंजाइम्स भी होते हैं। मनुष्य के शरीर में कुल 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जो मुख गुहा से बाहर होती हैं, परंतु अपने स्रावित पदार्थ को एक नली द्वारा यह मुख गुहा में स्रावित करती रहती हैं। यह जो मेजर सैलिवरी ग्लैंड्स हैं जो मनुष्य के शरीर में पाई जाती हैं, ये हैं पैरोटिड ग्लैंड्स, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स और सबलिंगुअल ग्लैंड्स। अर्थात मनुष्य में कुल 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। जो पैरोटिड ग्लैंड होती है यह सबसे बड़ी
लार ग्रंथि होती है। इससे स्रावित होने वाले पदार्थों में म्यूकस और सीरमी पदार्थ के साथ साथ एंजाइम्स भी होते हैं और यह एंजाइम्स भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। यह क्वेश्चन टीजीटी और पीजीटी तथा नीट की परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रश्न इस तरह से आता है टीजीटी में कि जो पैरोटिड ग्लैंड होती है उसके स्रावण में कौन कौन से पदार्थ होते हैं। तो आप जानें मेरे छात्रों कि पैरोटिड ग्लैंड से जो स्रावित होने वाली स्लाइवा होती है उसमें म्यूसिन यानी लसलसा पदार्थ और सीरम अर्थात जलीय पदार्थ के साथ साथ एंजाइम्स विशेषकर टाइलिन और लिंगुअल लाइपेज एंजाइम्स होते हैं। इसके साथ ही उस लार में थायोसाइनेट आयंस और लाइसोजाइम जैसे जीवाणुनाशक एंजाइम्स भी होते हैं। लाइसोजाइम लार में पाया जाने वाला एक जीवाणुनाशक एंजाइम है जो पैरोटिड ग्लैंड से स्रावित होता है। अब प्रश्न एक यहाँ और भी महत्वपूर्ण है कि सबसे छोटी लार ग्रंथि कौन होती है। तो सबसे छोटी लार ग्रंथि सबलिंगुअल ग्लैंड्स होती है, परंतु सबसे छोटी लार ग्रंथि सबलिंगुअल ग्लैंड और सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड ग्लैंड के बीच की जो ग्रंथि होती है यानी जो मध्यम आकार की ग्रंथि होती है इसको सब मैंडिबुलर ग्लैंड कहा जाता है। अब आइए मैं उसकी लोकेशन के बारे में बताऊं कि यह पैरोटिड ग्लैंड्स, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स और सब लिंगुअल ग्लैंड्स कहाँ स्थित होती हैं। जो पैरोटिड ग्लैंड होती है यह शरीर की सबसे बड़ी सैलिवरी ग्लैंड होती है। यह कर्ण पल्लव के नीचे वाले स्थान में मुख गुहा से बाहर यह स्थित होती है और इसी पैरोटिड ग्लैंड में जब कभी वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है तो यह ग्रंथि फूल करके बड़ी हो जाती है। इस पैरोटिड ग्लैंड में काफ़ी जलन सी होने लगती है, दर्द होने लगता है और वही रोग गलसुआ अर्थात मम्प्स डिजीज कहलाती है जो पैरोटिड ग्लैंड में वायरस के इन्फेक्शन से होती है। यह पैरोटिड ग्लैंड कुछ जंतुओं में जैसे सर्प में यह विष ग्रंथि के रूप में परिवर्तित हो जाती है। यह क्वेश्चन भी टीजीटी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न आया है कई बार टीजीटी और पीजीटी परीक्षाओं में आया है कि सर्प में पाई जाने वाली विष ग्रंथि किस लार ग्रंथि का रूपांतरण है। तो आप बोलेंगे कि सर्प में पाई जाने वाली विष ग्रंथि जो उसके ऊपरी तालु में पाई जाती है यह पैरोटिड लार ग्रंथि का रूपांतरण है। अब प्रश्न यहाँ एक और भी महत्वपूर्ण है कि यह जो पैरोटिड ग्लैंड है यह तो पाई जाती है कर्ण पल्लव के निचले स्थान पर मुख गुहा से बाहर, परंतु अपने स्रावित पदार्थ को यह मुख गुहा के वेस्टिब्यूल्स अर्थात मसूड़ों और गालों के बीच सेकेंड मोलर दांत के पास एक छोटे से अंकुर यानी एक छोटे से उभार के रूप में यह नली खुलती है इसके वेस्टिब्यूल्स भाग में, और जिस नली द्वारा यह अपने स्रावित पदार्थ को बाहर निकालती है इस नली को कहा जाता है स्टेन्सन्स डक्ट। ये प्रश्न पूछा जाता है कि स्टेन्सन डक्ट्स कहाँ पाई जाती हैं। स्टेन्सन डक्ट्स पैरोटिड ग्रंथि से स्रावित होने वाली सलाइवा को मुख गुहा में पहुंचाने का कार्य करती है, यानी पैरोटिड ग्लैंड अपने स्रावित पदार्थ को स्टेन्सन डक्ट द्वारा वेस्टिब्यूल्स में स्रावित करती है। अब दूसरी प्रकार की यह जो ग्रंथि है जिसको सब मैंडिबुलर ग्लैंड कहा जाता है, यह सब मैंडिबुलर ग्लैंड
उस स्थान पर पाई जाती है जहाँ से जीभ निकलती है। निचले वाले तालु में जीभ के जड़ स्थान के दोनों तरफ यह सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स पाई जाती हैं और यह मध्यम आकार की ग्लैंड होती है, लेकिन यह अपने स्रावित पदार्थ को जिस नली द्वारा मुख गुहा में स्रावित करती है उस नली का नाम है व्हार्टन्स डक्ट। यानी सब मैंडिबुलर ग्लैंड अपने स्रावित स्लाइवा को व्हार्टन्स डक्ट द्वारा मुख गुहा में पहुंचाती है और यह व्हार्टन डक्ट्स जो होती हैं यह निचले तालु पर जीभ के नीचे उसके फ्रेनुलम भाग के दोनों तरफ कैनाइन दांतों के और फ्रेनुलम के बीच में एक छोटे छोटे से छिद्र के द्वारा यह मुख गुहा में निचले तालु पर खुलती हैं। यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है कि व्हार्टन डक्ट्स कहाँ पाई जाती हैं। व्हार्टन डक्ट्स वे डक्ट्स हैं जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स द्वारा स्रावित पदार्थ को मुख गुहा में पहुंचाने का कार्य करती हैं। तीसरी सैलिवरी ग्लैंड जो सबसे छोटी सैलिवरी ग्लैंड है उसे सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड कहा जाता है। यह सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड जीभ के नीचे निचले तालु पर जीभ के नीचे फ्रेनुलम के दोनों तरफ स्थित होती है और यह फ्रेनुलम के जड़ भाग के पास खुलती है और जिस नली द्वारा यह अपने स्रावित पदार्थ को मुख गुहा में पहुंचाती है उस नली का नाम है डक्ट ऑफ रेवेनिस। डक्ट ऑफ रेवेनिस द्वारा यह सबसे छोटी सबलिंगुअल ग्लैंड स्रावित होने वाले स्लाइवा को मुख गुहा में पहुंचाती है। तो इस तरह से यह क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं कि सबसे छोटी सैलिवरी ग्लैंड कौन होती है। सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड सबसे छोटी होती है और जो पैरोटिड ग्लैंड होती है यह सबसे बड़ी सैलिवरी ग्लैंड होती है। लेकिन जो सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड होती हैं इनसे केवल जो स्रावित पदार्थ होते हैं उसमें श्लेष्म होता है, यानी लसलसा सा पदार्थ होता है जो लार को लसलसा बनाए रखता है। लेकिन जो पैरोटिड ग्लैंड होती है उससे स्रावित होने वाले स्लाइवा में म्यूसिन, सीरमी पदार्थ, एंजाइम्स, धातुओं के आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस, सोडियम थायोसाइनेट और लाइसोजाइम एंजाइम्स होते हैं। अर्थात यह जो पैरोटिड ग्लैंड होती है यही ग्रंथि ऐसी ग्रंथि है जिसमें मंड को पचाने वाले एंजाइम्स अर्थात टायलिन एंजाइम्स पाए जाते हैं। अब आइए मैं आपको बताऊं कि जो लार होती है इसका क्या कंपोजिशन है। यह भी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 1 से 1.5 लीटर लार स्रावित होता रहता है जो मुख गुहा को, जीभ को नम बनाए रखता है। लार हल्का सा अम्लीय, तरल, पारदर्शक, हल्का लसलसा द्रव होता है जो सैलिवरी ग्लैंड्स द्वारा स्रावित होता है और इसका पीएच मान 6.8 होता है। जिन किसी भी द्रव का पीएच मान 7 होता है वह न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। जैसे जल का पीएच मान 7 होता है, लेकिन ऐसे द्रव जिनका पीएच मान 7 से कम होता है वे द्रव अम्लीय होते हैं और जिन द्रव का पीएच मान 7 से अधिक होता है
वे क्षारीय होते हैं अर्थात बेसिक होते हैं। चूँकि लार का पीएच मान 6.8 होता है अतः लार हल्का अम्लीय होता है। लार में अधिकांश भाग लगभग 99.5% जल होता है। हमने आपको बताया है कि जो लार होती है यह हल्की सी अम्लीय पारदर्शक जलीय पदार्थ होता है जो सैलिवरी ग्लैंड द्वारा स्रावित होता है। लार का अधिकांश भाग अर्थात 99.5% भाग जल बनाता है। शेष 0.5% में कुछ धातुओं के आयंस जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम और क्लोराइड के आयंस होते हैं। इसके अतिरिक्त इस लार में कुछ एंजाइम्स भी होते हैं जैसे टाइलिन और लिंगुअल लाइपेज। लार में पाया जाने वाला टाइलिन एंजाइम यह मंड पाचक एंजाइम होता है। यह मंड का पाचन करता है और स्टार्च को वह छोटे अणुओं में विभक्त करने का कार्य करता है अर्थात भोजन का पाचन मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है और भोजन के मंड का पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होता है। यह प्रश्न बार बार टीजीटी और पीजीटी में आते हैं कि भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। भोजन के मंड का पाचन मुख गुहा से ही लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम की सहायता से प्रारंभ हो जाता है। आप महसूस कीजिए कि सूखी रोटी जब आप बहुत देर तक चबाते रहते हैं तो उसमें हल्की सी मिठास आने लगती है क्योंकि लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम उसके मंड का पाचन करता है, उसको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने का कार्य करता है। इसके साथ ही लार में एक और एंजाइम पाया जाता है जिसको लिंगुअल लाइपेज कहा जाता है। यह लिंगुअल लाइपेज एंजाइम फैट को उसके मोनोग्लिसराइड्स में तोड़ने का कार्य करता है और यह लिंगुअल लाइपेज एंजाइम वसा के पाचन में सहायक होता है। इसके साथ ही लार में लाइसोजाइम एंजाइम्स और थायोसाइनेट आयंस भी पाए जाते हैं। लार में उपस्थित लाइसोजाइम एंजाइम और थायोसाइनेट आयंस यह भोजन के साथ आए हुए छोटे छोटे जीवाणुओं को मारने का कार्य करता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि लाइसोजाइम एक जीवाणुनाशक एंजाइम है। लार में बाइकार्बोनेट आयंस भी पाए जाते हैं। बाइकार्बोनेट आयंस भी पाए जाते हैं। लार में उपस्थित बाइकार्बोनेट आयंस शरीर में एसिड बेस बैलेंस बनाने का कार्य करते हैं। लार बहुत ही उपयोगी है स्वस्थ शरीर के लिए, यानी मनुष्य के सहित सभी जंतुओं के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए लार बहुत ही उपयोगी है। आइए इसकी उपयोगिता के संबंध में, यानी लार की उपयोगिता के संबंध में हम चर्चा करते हैं। लार, हमने बताया आपको कि लार पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड्स तथा कुछ माइनर ग्लैंड्स द्वारा स्रावित होने वाला हल्का अम्लीय तरल पारदर्शक
द्रव होता है जिसका पीएच मान 6.8 होता है। यह लार मुख गुहा तथा जीभ को नम बनाए रखता है, जिससे बोलने में आसानी होती है। प्रतिक्षण लार मुख गुहा में स्रावित होता रहता है, यहाँ तक कि भोजन को देखकर अथवा उसकी गंध सूंघ करके भी यह लार स्रावित होने लगता है। और जब आप भोजन करते हैं या कोई भी जंतु, स्तनधारी जंतु जब भोजन करता है तो उस समय इस लार का श्रावण अधिकाधिक होने लगता है, इसका श्रावण बढ़ जाता है। लार तो प्रतिक्षण स्रावित होता रहता है शरीर में, जो मुख गुहा को नम बनाए रखता है, बोलने में आसानी होती है और लार दांतों के बीच फंसे हुए भोजन कणों को बाहर निकालने का भी कार्य करता है। लार के ही माध्यम से हमको विभिन्न प्रकार का स्वाद मिलता है, भोजन का स्वाद मिलता है, क्योंकि लार में 99.5% जल होता है और जब भोजन के कण उस लार में घुलते हैं तो जीभ पर उपस्थित स्वाद अंकुरों में उपस्थित स्वाद कलिकाएं स्वाद को बताती हैं। हमने आपको बताया है प्रीवियस वीडियो में कि जीभ के सभी भाग सभी प्रकार के स्वाद को नहीं ग्रहण कर पाते हैं। जीभ का जो अगला स्वतंत्र छोर होता है यह नमकीन स्वाद को, इसके पीछे का यह जो भाग है यह मीठे स्वाद को, पार्श्व भाग खट्टे स्वाद को और इसका पश्च भाग कड़वे स्वाद को ग्रहण करता है। जीभ ऊपर से खुरदुरी होती है क्योंकि इसमें लिंगुअल पैपिला पाए जाते हैं और उस लिंगुअल पैपिला में टेस्ट बड्स पाई जाती हैं, अर्थात स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं और स्वाद कलिकाएं ही भोजन के स्वाद को ग्रहण करने का कार्य करती हैं। आइए हम थोड़ा सा लार की उपयोगिता के बारे में आपको और बताएं। जब आप भोजन करते हैं उस समय लार का अधिकाधिक श्रावण बढ़ जाता है और भोजन को चबाते समय यह लार जीभ द्वारा बार बार भोजन में मिलती है, जिसके कारण भोजन मुलायम हो जाता है, निगलने योग्य हो जाता है, उसका स्वाद मिलने लगता है और जब जीभ की सहायता से हम भोजन निगलते हैं तो वह छोटे छोटे निवालों के रूप में ओसोफेगस से फिसलता हुआ आमाशय में पहुंच जाता है, अर्थात भोजन को निगलने में यह सहायता प्रदान करती है। हमने आपको बताया है कि लार में लाइसोजाइम एंजाइम्स होते हैं और लाइसोजाइम एंजाइम्स तथा थायोसाइनेट आयंस भोजन के साथ आए हुए सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने का कार्य करते हैं। लाइसोजाइम एंजाइम एक जीवाणुनाशक एंजाइम होता है। प्रायः आप देखते होंगे कि पशुओं में जैसे गाय, भैंस, बकरियां, शेर, कुत्ता, बिल्ली, चीते, जब इनको चोट लग जाती है तो यह बार बार अपनी जीभ से उस घाव को चाटते रहते हैं। मेरे दोस्तों, वह इस घाव को इसलिए चाटते रहते हैं कि उस घाव जो जीभ का खुरदुरापन होता है लिंगुअल पैपिला के कारण, उससे उनके घाव की ड्रेसिंग हो जाती है। साथ ही लार में जो थायोसाइनेट आयंस और लाइसोजाइम्स होते हैं यह जीवाणु नाशक होते हैं और घाव पर उपस्थित जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और घाव उनका जल्द ही ठीक हो जाता है। इसीलिए हर पशु चोट लगने पर बार बार जीभ द्वारा उसको चाटता रहता है। ऐसा नहीं कि मनुष्य के लार में ये लाइसोजाइम एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। लाइसोजाइम एंजाइम्स मनुष्य के लार में भी पाए जाते हैं और मनुष्य भी उस घाव को चाटे अपनी जीभ द्वारा तो लार में उपस्थित लाइसोजाइम एंजाइम जीवाणु का विनाश कर देंगे और घाव अपने आप कम समय में ठीक हो जाएगा। लार में हमने बताया आपको कि लिंगुअल लाइपेज पाए जाते हैं।
यह लिंगुअल लाइपेज फैट को मोनोग्लिसराइड्स और फैटी एसिड्स में तोड़ने का कार्य करते हैं, अर्थात वसा के पाचन में यह सहायक होते हैं। यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सर्प में विष ग्रंथि किसका रूपांतरण है। सर्प में उसके ऊपरी तालु में पाई जाने वाली विष ग्रंथि पैरोटिड ग्रंथि का रूपांतरण है।